हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण। कहते हैं जो ऊपर उठता है वो नीचे भी गिरता है, यानी कि एक चरम सीमा होती है जहां तक पहुंचने के बाद आपको नीचे आना ही होता है। यानी कि जिस साम्राज्य का निर्माण होता है वो साम्राज्य एक न एक दिन नीचे जरूर गिरता है, यानी कि उसका पतन जरूर होता है। आपने अभी तक इतिहास में जो पढ़े हैं, मौर्य साम्राज्य बना वो भी बिखर गया, कुषाण साम्राज्य बना वो भी बिखर गया, गुप्त साम्राज्य बना वो भी बिखर गया, दिल्ली सल्तनत बना वो भी बिखर गया। तो ये मुगल साम्राज्य जो भारत में इतने बेहतरीन शासक दिए, इसका भी एक चरम सीमा आया। उसके बाद यह बिखरता चला गया और अंततः उसको हिंदुस्तान से ही भगा दिया गया, जिसने भारत पर लगभग 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, लगभग 350 वर्षों तक उसको भारत में, उसके जो आखिरी वंशज थे, उसको भारत में 2 गज जमीन भी नहीं मिली शमशान के लिए, यानी कि उसके लाश के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली कि जहां उसको दफनाया जा सके। उसे विदेश में ही दफनाया गया। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है जिस चीज का निर्माण होता है उसका पतन भी होता है, यानी कि एक चरम सीमा के बाद आपको नीचे आना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मुगल साम्राज्य का पतन के मुख्य कारण। हमने मुख्य कारण को यहां पर नोट करके रखा है, जिसको हम लोग डील करने का काम करेंगे एक एक करके। मुगल साम्राज्य का पतन, सबसे पहले आते हैं मुगल साम्राज्य के जो निर्माण हुआ बाबर ने किया। अकबर ने उसे व्यवस्थित करने का काम किया, जिसको जहांगीर, शाहजहां ने व्यवस्थित रखा। औरंगजेब ने उसको इतना विशाल कर दिया, इतना विशाल कर दिया कि वही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण हो गया। और उसके बाद औरंगजेब का व्यक्तित्व, धार्मिक नीति, राजपूत नीति और अन्य धर्मों के प्रति उनका जो व्यवहार था, यह उनके आने वाले उत्तराधिकारियों के लिए काल का कारण बना। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पहला पॉइंट पे, औरंगजेब का व्यक्तित्व। किसका व्यक्तित्व? मुगल साम्राज्य के पतन में सबसे महत्वपूर्ण कारण था औरंगजेब का व्यक्तित्व, यानी कि स्वभाव। ठीक है, उनकी धार्मिक नीति, उनकी दक्कन नीति और राजपूत नीति। अब आते हैं औरंगजेब का व्यक्तित्व के बारे में। औरंगजेब का जो व्यक्तित्व था, स्वभाव था, वह शक का स्वभाव था। वह अपने सेनापति, अपने राजपूत शासकों, राजाओं पर भी शक करता रहता था। यही कारण है कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार तो कर लिया, लेकिन एक कुशल संचालन नहीं दे पाया। और जहां भी युद्ध होते थे, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध होते थे, वो खुद उस युद्ध का नेतृत्व करता था, क्योंकि उसको अपने राजाओं पर तो छोड़िए, उसके अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं था। यही कारण है कि उसका जो एक पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र अकबर द्वितीय, उसने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास नहीं था। दूसरा पुत्र था मुअज्जम, वह आपको एक सलाह दे दिया अपने पिता को। यही कारण है कि वो अपने पुत्र को ही 12 वर्ष के लिए सजा दे दिया। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो औरंगजेब के व्यक्तित्व का है, स्वभाव था, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। दूसरा है औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब कट्टर सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब कट्टर सुन्नी धर्म को मानता था। वह भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। वह समझता था कि भारत काफिरों का देश है। किसका देश है? काफिरों का देश है। और यही कारण है कि वह सारे उस इस्लामी नीतियों को अपनाना चाहता था, जिससे कि भारत एक इस्लामिक देश बन जाए। यही कारण है कि जो गैर मुसलमान थे वो औरंगजेब के खिलाफ हो गए। जैसे यहां आ जाएंगे हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार। हिंदू
उसने क्या जरिया कर लगाया, तीर्थ यात्रा कर फिर से शुरू कर दिया, तीर्थ यात्रा कर, मंदिर तोड़ने का आदेश, मंदिर तोड़ा जाने लगा। सिखों के साथ बुरा व्यवहार, जाटों के साथ बुरा व्यवहार। जब हम लोग ने औरंगजेब को पढ़ा था तो सारी बातों का अध्ययन किया था। अब है दूसरा अगला दक्कन नीति। दक्कन का नासूर ही औरंगजेब को समाप्त किया, क्योंकि दक्कन में साम्राज्य के विस्तार में औरंगजेब इतना मशगूल हो गया कि अपने जीवन के लगभग 27 वर्ष दक्षिण में ही बिता दिए, जिसके कारण उत्तर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, जो मुगल साम्राज्य का पतन का मूल कारण भी बन गया। यानी कि अत्यधिक विस्तार। अगर मुगल शासक औरंगजेब दक्षिण में दखल नहीं देता तो यह स्वाभाविक है कि मुगल साम्राज्य का पतन इतना जल्दी नहीं होता। अगला है राजपूत नीति। औरंगजेब ने राजपूतों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। जिस राजपूत शासकों ने अकबर के साथ मिलकर एक विस्तृत मुगल साम्राज्य का निर्माण किया था, जिसको जहांगीर और शाहजहां ने भी अच्छा व्यवहार करके अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा था, मात्र थोड़े से अपने स्वभाव, अपने इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार के लिए अपने सुन्नी धर्म को मानते हुए औरंगजेब ने इन लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया। विश्वासु होते हुए भी इस पर विश्वास नहीं जताया। जैसे कि जोधपुर के राजा यानी कि मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह औरंगजेब के प्रिय मित्र थे, लेकिन जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब मुसलमान बना के अपने हरम में रखना चाहता था, अपने दरबार में रखना चाहता था, जो उसके सेनापति दुर्गादास को मंजूर न था। और दुर्गादास ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अजीत सिंह को लेके भाग गया। और कहते हैं ये दुर्गादास इतने बेहतरीन राजपूत हुए कि उनके बारे में कहावतें चल पड़ी कि ऐ माँ पुत ऐसा जन, ऐ माँ पुत ऐसा जन जैसा दुर्गादास। तो ये दुर्गादास ने जहाँ मारवाड़ राज्य में छापामार युद्ध करके औरंगजेब के नाको चने चबा दिए, वही मेवाड़ के शासक राजा राज सिंह ने भी मारवाड़ का साथ दिया, क्योंकि वो जानता था कि एक राजपूत राजा हार जाएगा तो औरंगजेब दूसरे राजपूत राजाओं पर भी अपना अधिकार जमाने लगेगा। यही कारण है कि राजपूत अब क्या किए, खुलकर औरंगजेब के खिलाफ हो गए। तो कौन कौन? मारवाड़, मेवाड़। और आपको पता होना चाहिए, अगर मारवाड़ के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता औरंगजेब का तो इतिहास कुछ अलग होता। और मारवाड़ पर ही औरंगजेब ने सर्वप्रथम दरिया कर लागू किया था। आई बात समझ में आप लोग को? दूसरा है अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी कहते हैं औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए वह सभी के सभी एक नंबर के अयोग्य हुए। अयोग्य नहीं कह सकते, उसको एक नंबर का अयोग्य कहेंगे। जैसे बहादुर शाह, प्रथम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शाह बेखबर। जहांदार शाह, फर्रुखसियर, घृणित कायर। जहांदार शाह को क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख कहते हैं। रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला, तो रंगीला ही लिख देते हैं, रंगीला बादशाह। अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, क्योंकि फर्स्ट आलमगीर तो औरंगजेब को ही कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय,
अकबर द्वितीय और बहादुर शाह प्रथम, जो इस वंश का अंतिम शासक था। बहादुर शाह द्वितीय, सॉरी, या जफर भी कहते हैं इसको। ये सभी के सभी एक नंबर के अयोग्य शासक थे। इस कह सकते हैं जिस राजवंश ने इतने बेहतरीन शासक दिए, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर जैसा लड़ाकू, उस वंशज का ऐसा अयोग्य शासक, ऐसा उत्तराधिकारी जिसको अंग्रेज ने क्या नहीं किया, क्या बेइज्जती नहीं किया। जब आप इसका इतिहास पढ़ेंगे एक एक करके, तो आपको लगेगा कि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे, मुगल वंश के जो उत्तराधिकारी थे, अंग्रेजों ने इसका कैसा बुरा हाल किया। ऐसा बुरा हाल जिसको आप पढ़ के ही आप अचंभा में पड़ जाएंगे। तो अयोग्य उत्तराधिकारी ने मुगल साम्राज्य के पतन में मूल कारण साबित हुआ, क्योंकि जिस नाव का कप्तान ही अयोग्य हो वो तो डूबेगा ही। तो मेन कप्तान ही क्या है? अयोग्य है। अगला है मुगल साम्राज्य क्या है? विस्तृत साम्राज्य। कहते हैं मुगल साम्राज्य औरंगजेब के समय में काफी विस्तार हो गया था, काफी विस्तृत था। इसमें कितने प्रांत थे? कुल 21 प्रांत थे, और काफी बहुत बड़ी कह सकते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, सिर्फ दक्षिण भारत के एक और दो छोटा राज्य छोड़ के सारा का सारा इतना बड़ा क्षेत्र आपको औरंगजेब के साम्राज्य में था। तो कह सकते हैं यह भारत की प्राकृतिक सीमा को प्राप्त कर चुका था। तो हमने पहले ही कहा है जो साम्राज्य बनता है वो एक दिन जरूर टूटता है, यानी कि यह इसका चरम सीमा था, जिसके बाद पतन होना स्वाभाविक था। ठीक है, तो विस्तृत साम्राज्य, इतना विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए एक योग्य शासक की जरूरत होती है, एक कुशल नीति की जरूरत होती है, जो कि तैमूर के जो उत्तराधिकारी थे, बाबर के जो उत्तराधिकारी थे, यह काफी अयोग्य साबित हुए। अगला मूल पॉइंट है दरबार में व्याप्त गुटबंदी। गुटबंदी किसी भी समाज को बर्बाद कर देती है। अगर एक परिवार में गुटबंदी हो जाए तो परिवार को खोखला कर देती है, समाज में हो जाए तो समाज को खोखला कर देती है। ये तो पूरा मुगल दरबार में ही हो रहा है। और ये गुटबंदी भी किस लिए? सिर्फ अपने पद को बढ़ाने के लिए, अपना अधिकार बढ़ाने के लिए इन लोगों ने मुगल साम्राज्य की जड़ को हिला दिया, जड़ को सुखा दिया। सिर्फ ये देखने में हरा भरा पेड़ था, लेकिन इसका जड़ क्या था? सूखा हुआ था। किस कारण? तो ये गुटबंदी के कारण। तो ये गुटबंदी में बहुत सारे थे, जिसमें प्रमुख का नाम यहां दिखाते हैं, सैयद बंधु। हमने बार बार कहा भी है कि सैयद बंधु को हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेंगे। सैयद बंधु में दो भाई थे, हुसैन अली खां प्लस अब्दुल्ला खां। इनको इतिहासकार शासक निर्माता के रूप में जानते हैं। शासक निर्माता। इन लोगों ने फर्रुखसियर को शासक बनाया, उसका मर्डर करवाया। रफी-उद-दौला को बनवाया, उसका मर्डर किया। रफी-उद-दौला को बनवाया, उसका मर्डर, उसकी तो मृत्यु ही हो गई। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को बादशाह बनाया। एक समय में 13 से लेके लगभग 20 तक पूरे मुगल साम्राज्य को कंट्रोल करने का काम किए ये सैयद बंधु ने, दो भाइयों ने। और मुगल शासकों को इन्होंने स्थिर रहने नहीं दिया। उसके बाद निजामुल मुल्क और शहादत खां, इन दोनों ने मिलकर मोहम्मद शाह रंगीला को बर्बाद किया और नादिर शाह के आक्रमण को सफल बनवा दिया। और आगे चल करके गाजीउद्दीन फिरोज जंग ने मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। ये सब गुटबंदी, ताकि हमें वजीर का पद मिले, हमें मीर बख्शी का पद मिले, राजा के अधिकार का उपयोग हम करें। ये सभी जो कारण थे, अपने वर्चस्व की लड़ाई में दरबार में गुटबंदी का शुरुआत हो गया। ईरानी गुट, तुरानी गुट,
हिंदुस्तानी गुट, इस अफगानी गुट, ये सभी 3-4 जो गुट थे, इसने मुस्लिम साम्राज्य की नींव को जड़ से हिला दिया। कौन कौन गुट था? ईरानी गुट, तुरानी गुट, अफगानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। तो आपको पता होना चाहिए सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट को प्रमोट करते थे। अगला है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में मुगल वंश में उत्तराधिकार का नियम निश्चित न था। देख रहे हैं ना, उत्तराधिकार का नियम निश्चित था नहीं था। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दिया था कि अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना, लेकिन साम्राज्य का बंटवारा नहीं करना। लेकिन क्या किया हुमायूं ने? साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, जो हुमायूं को दर दर भटकने के लिए मजबूर किया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उत्तराधिकार का वास्तव में कोई नियम ही नहीं था। जहांगीर इसलिए स्वतंत्र शासक बन गया बिना किसी विरोध के, क्योंकि इसका कोई भाई जीवित नहीं बचा था, यह अकेला ही था जीवित, अकबर का पुत्र। वही जब शाहजहां को राजा बनना पड़ा तो विद्रोह हुआ। उसके बाद औरंगजेब अपने भाइयों को मार के अपने पिता को बंदी बना के राजा बना। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजा बना, तो अपने भाइयों को मार के बना। तो यह एक क्रम सा चल गया। भाई भाई में एक युद्ध होते थे, युद्ध होने के बाद जो जीतता था वो राजा बनता था, जिसके कारण का पूरा वातावरण क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। और ये मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। उत्तराधिकार का नियम निश्चित नहीं था। आई बात समझ में आप लोगों को? अब आते हैं दक्कन में शिवाजी का उदय। दक्कन में शिवाजी का उदय। शिवाजी अपने आप में एक अध्याय है। औरंगजेब का भी जब एक शासक के रूप में उदय हो रहा था, राजकुमार के रूप में दक्कन में, तो यहां भी एक शिवाजी नाम का एक शख्स एक स्वतंत्र शासक बनने के लिए अपना उदय कर रहा था। शिवाजी एक हिंदू साम्राज्य, मराठा साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था। और जब औरंगजेब ने राजगद्दी संभाली, दिल्ली का मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया, तो तब तक शिवाजी अच्छे खासे किलों को जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत कर चुका था। लेकिन यहीं पर औरंगजेब ने एक चाल चली और राजा जय सिंह को शिवाजी को रोकने के लिए भेजे, जिसमें पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने 23 किले मुगलों के हवाले यानी कि औरंगजेब के हवाले कर दिए और अपने पुत्र और के साथ खुद वह औरंगजेब के दरबार में गए। लेकिन यहां पर औरंगजेब ने शिवाजी के साथ बुरा व्यवहार करके उसे कैद खाना में डाल दिया। कहते हैं शिवाजी ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए कैद खाने से बाहर निकल गया। औरंगजेब ने यहीं पर एक गलती कर दी। अगर वो शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार करता तो फिर शिवाजी फिर एक स्वतंत्र शासक बनने की हैसियत कभी नहीं करता, मुगल साम्राज्य का पतन रुक जाता। और जब औरंगजेब के कैद से शिवाजी आजाद हुआ तो उसने एक मराठा साम्राज्य का निर्माण कर डाला और 1674 में राजा बना। और जानते हैं शिवाजी को राजा की उपाधि कितने दी? शिवाजी को राजा की उपाधि कितने दी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब इस बात को पहचान गया था कि वास्तव में एक शासक है और उसने राजा का छत्र शॉल देके उसे राजा की उपाधि भी दिया था। उसके बाद
कहते हैं जब तक औरंगजेब की शिवाजी की मृत्यु नहीं होगी वह शिवाजी से उलझने का काम नहीं करेगा। लेकिन तब तक शिवाजी ने मुगल साम्राज्य की नींव हिलाने का काम कर दिया था। खैर, शिवाजी का उदय हम लोग का एक चैप्टर भी होगा। अगला है मनसबदारी प्रथा। ये भी एक अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी। मनसबदारी प्रथा, जिस मनसबदारी प्रथा ने मुगल साम्राज्य को व्यवस्थित करने का काम किया था, उसी मनसबदारी प्रथा ने मुगल साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया। क्यों? तो ये थी हमारे शासकों की अयोग्यता। अकबर ने मनसबदारी प्रथा को जो शुरुआत करी तो उसने सोच समझकर मनसबदार बनाए, लेकिन जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने मनसबदारों की लाइन लगा दी। इतने मनसबदार बना दिए कि जागीर देने के लिए जागीर नहीं बचे, जागीर देने के लिए जागीर नहीं बचे, सिर्फ नाम का मनसबदार, लेकिन जागीर नहीं है। अब बिना जागीर का मनसबदार होगा नहीं ना। और कभी कभी तो गुटबारी चलने लगते दरबार में कि हमें अच्छी जागीर मिले, और कभी कभी तो एक ही जागीर पर दो मनसबदार। तो ये जो मनसबदार की तो यहां पर सेना की कमजोरी होगी, क्योंकि आमदनी होती नहीं थी तो मनसबदार सेना रखते नहीं थे, और सेना कमजोर पड़ेंगे तो आप युद्ध में क्या होंगे? पराजय होंगे ही होंगे, और आपकी सैनिक नीति, आपकी शक्ति नीति सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी। और यही मनसबदार लोग गुटबाजी करने लगेंगे जो मुगल साम्राज्य की नींव को हिला देंगे। देखें ना, यही मनसबदार प्रथा ने क्या किया? मुगल साम्राज्य को व्यवस्थित किया, और दूसरी ओर पतन का कारण बना। एक ही वस्तु है, एक ही यहां पर है। एक और जहां एक बनाने काम करा, दूसरा मिटाने काम करा, दूसरी ओर एक ही है। किसके कारण? तो हमारे शासकों की नीति के कारण। अगला मुख्य पॉइंट है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में, जब मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ का मुगल सम्राट था। और ये जब आया तो कहते हैं 50 करोड़ संपत्ति प्लस तख्ते ताउस प्लस कोहनीर का हीरा नहीं भी अपने साथ ले गया। और ले तो गया ही गया, प्लस मुगल साम्राज्य का जो मुगल शासक का जो मान था, सम्मान था, सबको धूल में मिला के गया। फिर अहमद शाह अब्दाली का लगातार आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली का लगातार आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। और इसने मुगल साम्राज्य की नींव तो हिलाया ही हिलाया, जिसमें शाह आलम द्वितीय इसके डर से, इसका जो प्रधानमंत्री नियुक्त करके गया था दिल्ली में, नजब उद्दौला, उसके डर से शाह आलम द्वितीय 12 वर्ष तक दिल्ली नहीं जाएगा। कितने वर्ष तक दिल्ली नहीं जाएगा? तो 12 वर्ष तक दिल्ली नहीं जाएगा, जो मराठों के सहयोग से फिर दिल्ली पर जाएगा। हमने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा भी है। और यही नहीं, ये मोहम्मद शाह अब्दाली के साथ 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध होगा किसके साथ? तो मराठों के साथ। और मराठों की पराजय ने अंग्रेजों को भारत में व्यवस्थित करने का काम किया। अगर यहाँ पर मराठे पराजित नहीं होते तो अंग्रेज फिर आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि मराठे काफी शक्तिशाली हो गए थे। लेकिन यहीं पर मराठे की पराजय ने, इस चीज में अंग्रेज ने भाग नहीं लिया, लेकिन मराठे की हार ने, अहमद शाह अब्दाली की जीत ने अंग्रेजों को जीवन दान दे दिया। अगला मुख्य पॉइंट है आर्थिक अभाव। आर्थिक अभाव। औरंगजेब ने साम्राज्य का काफी विस्तार किया, लेकिन इस विस्तार क्रम में उसने धन का भी काफी बर्बादी किया, क्योंकि युद्ध में काफी धन की जरूरत होती है। वह लगातार युद्ध में उलझा ही रहा। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो राजकोष रिक्त पड़ा था, और बिना राजकोष के राज नहीं चलते। बिना राजकोष के राज नहीं चलते हैं। उनके उत्तराधिकारियों को खाली राजकोष मिला। और आर्थिक जो विपन्नता होती है, आर्थिक जो अभाव होती है, किसी भी चीज को तो अंदर से तोड़ देती है। ये आपने भी महसूस किया होगा कि अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो आप अपने आप को मजबूत समझते हैं, अगर नहीं है तो आप अपने आप को कमजोर समझते हैं। तो जब आपके साथ हो सकता है
तो क्या इतने बड़े मुगल साम्राज्य के साथ नहीं हो सकता है, जिसको राजकोष रिक्त मिला हो, भारत का पूरा साम्राज्य मिला हो? उसके बाद तो यहाँ विद्रोह ही विद्रोह है, और उसके बाद भी अपनी अयोग्यता है, शासक अयोग है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पुत्रों को प्रशासनिक शिक्षा ही नहीं दी थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर प्रशासनिक शिक्षा अच्छी तरह देंगे तो हमको भी जेल में रख के खुद राजा बन जाएगा, क्योंकि वो अपने पिता के साथ खुद कर चुका था। यही कारण है कि आर्थिक अभाव मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण हो गया। क्यों? क्योंकि राजकोष रिक्त पड़ा था। किसके कारण राजकोष रिक्त पड़ा था? तो लगातार युद्ध के कारण। वो भी तब जब औरंगजेब काफी कम खर्चीला था, सिर्फ युद्ध में ही पैसा बर्बाद किया, अपने पर नहीं किया। अगला मुख्य पॉइंट है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन कौन कौन आए थे? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेन, पुर्तगाली। कहते हैं ये सारी कंपनियां भारत में व्यापार करने के इरादे से आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोग का भारत में अपना राज विस्तार करने का ललक जग गया। जब तक औरंगजेब मजबूत रहा, क्योंकि उसके पास सैन्य बल बहुत ही बेहतरीन था, जब तक औरंगजेब मजबूत रहा, इन लोगों को दबा के रखा, क्योंकि औरंगजेब खुद कुशल योद्धा था और उसकी सैनिक शक्ति भी बेहतरीन थी। लेकिन जब ही औरंगजेब की मृत्यु होगी, सारी राजनीति उलट पड़ जाएगी, सारी की सारी परिभाषाएं यहां पर उलट हो जाएगी, और अब इन कंपनियों में जो आपस में ही युद्ध होगा भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए, तो इसमें अंग्रेज का क्या होगा? विजय होगा। सारे कंपनियों को पछाड़कर अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी अव्वल आएगी, और ये कंपनी धीरे धीरे कर कर भारत के राजाओं को आपस में लड़ाकर एक बेहतरीन साम्राज्य का निर्माण करेगी, एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण करेगी। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जब प्रथम व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस आया था, तो जहांगीर के सामने वो मिट्टी को चूम चूम कर व्यापार करने की अनुमति मांग रहा था। वही अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर के साथ इतना बुरा सलूक करेगा कि सोचना भी उसके लिए व्यर्थ है, सोचना ही नहीं कैसा सलूक किया, क्योंकि काफी बुरा सलूक किया और उसे देश निकाला दे दिया। मुगलों को देश से ही निकाल दिया, जिसके साम्राज्य में आया था उसको ही निकाल दिया उसके साम्राज्य से। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल साम्राज्य को देश निकाला दे दिया, मुगल शासकों को देश निकाला दे दिया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो रंगून में हुई। कब हुई? 1862 में हुई। 1847 क्रांति में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, तो कंपनी ने उसे हुमायूं के मकबरे से रंगून भेज दिया, जहां पर वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, वहीं पर इनका कब्र भी है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है विद्रोह। औरंगजेब के नीतियों के कारण, धार्मिक नीति हो, उनका व्यक्तित्व हो, डक्कन नीति हो, राजपूत नीति हो, इसके कारण काफी विद्रोह हुए। जैसे मराठों का विद्रोह, जिसमें शिवाजी थे। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी 1680 में। उसके बाद होंगे संभाजी, शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब 1689 में मरवा देगा। और लेकिन तब पर भी ये जो मराठा होंगे ये हार नहीं मानेगा, क्योंकि मराठा के बारे में आपको पता ही है, ये हार नहीं मानते हैं। इनकी जो नीति थी, छापामार युद्ध की नीति, इनका जो परिवेश था, पहाड़ी जंगल, इसके कारण ये लोग कभी औरंगजेब से प्रत्यक्ष रूप से हारेंगे भी नहीं। और इस नीति के कारण धीरे धीरे करके औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करेंगे पेशवाओं के काल में।
जाट का विद्रोह, चूड़ामन ने तो एक साम्राज्य ही बना दिया, भरतपुर साम्राज्य। किसके नीति के कारण? तो औरंगजेब की नीति के कारण। औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, जिसके कारण सिख भी औरंगजेब से खफा हो गया। राजपूत का विद्रोह तो पढ़े ही हैं, मारवाड़ और मेवाड़। जिस राजपूतों ने मुगल साम्राज्य को व्यवस्थित किया था, वही मुगल साम्राज्य की नींव को क्या करेंगे? खोदने का काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, शाहजादा अकबर का विद्रोह। हमने पहले भी बात किया है कि जो शाहजादा अकबर होंगे, अकबर द्वितीय, जो औरंगजेब का पुत्र होंगे, एक अभियान में थोड़े से क्या ढील पड़ेंगे, औरंगजेब इसे उस अभियान से हटा देगा। और औरंगजेब इससे अकबर द्वितीय को काफ़ी दुख होता है, और यह दुर्गादास के बहकावे में आके अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह करके खुद को भारत का सम्राट घोषित कर देता है, जिसे औरंगजेब भी कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाता है। तो ये जो सारी नीतियां थी, ये जो सारे हमारे पास पॉइंट है, ये मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे।